नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमारा जो प्रैक्टिस वीडियो आप देखने जा रहे हैं यह निर्वाचन कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और राजभाषा से रिलेटेड है। बहुत छोटे छोटे ये टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खतरनाक सवाल यहाँ से आ जाते हैं। ध्यान रहे, यह एकमात्र प्रैक्टिस वीडियो ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए कर्नल एकेडमी के ऐप में उपलब्ध इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व करेंगे तो आप इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। इसमें आपको अपना मूल्यांकन करने के लिए जो हमारे ऐप में मौजूद वीडियो को आपने पढ़ रखा है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये प्रैक्टिस वीडियो आपको दिए जाते हैं ताकि आप देख सकें कि क्या आपके टॉपिक तैयार हैं। तो हम पहले सवाल पर आते हैं। निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितने सदस्यीय है? तो वर्तमान में, क्योंकि कहा गया है कि अनुच्छेद 324 में कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उतने अन्य आयुक्त होंगे जितने की समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो इसलिए ये सवाल बन जाता है क्योंकि 1989 तक निर्वाचन आयोग में मात्र एक ही सदस्य होते थे, चाहे आप उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहिए चाहे अन्य आयुक्त कहिए, अकेले वही होते थे। 1989 में बढ़ा करके यानी 2 सदस्य 2 अन्य आयुक्त और रखे गए तो इनकी कुल सदस्य संख्या हो गई 3, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। तो आपका उत्तर होता है सी। दूसरा प्रश्न है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 61वां संविधान संशोधन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। ये 1985 में 1989 में किया गया था। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 1989 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें बीपी सिंह की सरकार बनी थी। राजीव गांधी की एक छवि थी युवा प्रधानमंत्री के रूप में। तो वो उन्होंने जो 21 साल एज थी उसको घटा करके 18 साल किया। युवाओं से और ज़्यादा जुड़ना चाहते थे और ऐसा मानना भी था सरकार का कि 18 साल में भी अब राजनीतिक जागरूकता लोगों के अंदर आ गई है। तो 21 वर्ष से घटा करके उसको 18 साल कर दिया गया था इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए, मताधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? बहुत बड़ा राइट है ये और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद भी है। सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आपको जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला हुआ है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 326। इस अनुच्छेद 326 में जो पूरी बात कही गई है वो ये है कि कोई भारतीय नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है और वह किसी विधि द्वारा वंचित नहीं किया गया है, जैसे पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, ऐसी तमाम विधियां हैं जिनके द्वारा वंचित कर दिया गया है ऐसे लोगों को मतदान करने से, तो वह व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है यानी मतदान कर सकता है। तो बी इसका उत्तर होगा 326। चौथा सवाल है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1, 2, 3, एक भी नहीं। लोकसभा की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान अनुच्छेद 333 के जरिए किया गया था वो 1 सदस्य था और लोकसभा में जो प्रावधान किया गया था 332 के द्वारा
331 के द्वारा ये 2 सदस्य का प्रावधान था, लेकिन अभी हाल ही में यानी कि जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया और अब कोई भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। प्रावधान समाप्त हो गया, यानी एक भी नहीं। ये बिल्कुल संशोधित प्रावधान है, 2020 जनवरी में ही संशोधन हुआ है और इसलिए सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। आप लोग याद रखिए, चैप्टर में इसके विषय में हमने डिटेल में समझाया भी है। पांचवा प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया? 87वां, 88वां, 89वां और 91वां संविधान संशोधन। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 338 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन करेगा। एक ही अनुच्छेद में दोनों के लिए प्रावधान थे। बाद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो आवश्यकता महसूस हुई कि अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति आयोग से अलग कर दिया जाए। उसके लिए 2002 में 89वां संविधान संशोधन किया गया। 2002 में, ध्यान रहे, ये लागू हुआ था 2003 में। 2003 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया था, यानी कि लागू हो गया था। तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 में का जोड़ करके अलग कर दिया गया। छठवां प्रश्न है, किसी जाति या समूह को कौन अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है? क्या सभी जातियों को यानी किसी भी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है? इसका उत्तर हमने आपको दिया है अनुच्छेद 341 और 342 पढ़ाते वक्त कि राष्ट्रपति किसी भी समूह, समुदाय, वंश, जाति आदि को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति वास्तव में कोई जाति नहीं होती, बल्कि यह पिछड़ेपन की एक कैटेगरी होती है। उनकी कैटेगरी के अनुसार, उनके पिछड़ेपन के मानक के अनुसार ये कैटेगरी प्रदान की जाती है। कोई भी जाति, कोई भी समूह, कोई वंश, कोई समुदाय इसमें रखा जा सकता है और इसका निर्णय करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 341 और 342 में इसका जिक्र किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 341 और जनजातियों के लिए 342 में ये जिक्र किया गया है। सातवां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कहा गया था कि संविधान लागू होने के पश्चात 5 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो देखिए, 5 वर्ष के भीतर संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, यानी 5 वर्ष के भीतर करना है। तो हमारे यहाँ जैसे आप लोगों की आदत होती है कि जब तक परीक्षा नहीं आ जाएगी तब तक आप नहीं पढ़ेंगे, यानी एकदम डेडलाइन आ जाएगी तभी आप करेंगे। उसी तरीके से हमारी सरकार ने भी राजभाषा आयोग का गठन किया 1955 में, यानी 5 वर्ष के भीतर करना है। तो 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कर दिया था। आठवां प्रश्न है, संघ की राजभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी
लिपि देवनागरी होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब यही जो आप लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात 15 वर्षों तक शासकीय यानी सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग चलता रहेगा। संविधान लागू होने के पश्चात 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, जो कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अंग्रेजी के प्रयोग को कम करने के संबंध में सिफारिश करेगा। मुद्दा यहाँ पर है सिर्फ कि आपकी राजभाषा क्या है, तो आपकी राजभाषा है हिंदी। ध्यान रहे, मातृभाषा जैसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, राष्ट्रभाषा जैसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में जो प्रावधान है वो राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है राज्य के कामकाज करने की भाषा, यानी कि शासकीय भाषा, सरकारी काम किस भाषा में होंगे वो भाषा, उसको राजभाषा कहा जाता है, और ये है हिंदी। 9वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर जान लीजिए, जितने भी राष्ट्रीय आयोग होंगे, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, कोई भी वो वित्त आयोग हो, जो भी हो, निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति करना हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, सबकी नियुक्ति और उनका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। दसवें प्रश्न पर आ जाते हैं। राजभाषा आयोग का कार्य है। अभी इसका जिक्र हमने किया था, 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया, जिसका आधार संविधान का अनुच्छेद 343 है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है। तो राजभाषा का कार्य पूछा जा रहा है राजभाषा आयोग का। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा देना, हिंदी व अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी हमने बताया था, वास्तव में राजभाषा आयोग का जो कार्य है उसमें कहा गया कि वह हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देगा और अंग्रेजी के प्रयोग को कम करने के संबंध में सिफारिश करेगा। लेकिन समय के साथ अंग्रेजी की मांग बढ़ती गई, तो अंग्रेजी का प्रयोग कम तो नहीं हुआ, वो भी बढ़ता गया। लेकिन कार्यों के तौर पर देखेंगे तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना इनका कार्य था, उसीलिए राजभाषा आयोग बनाया भी गया था। ग्यारहवें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा किसका निर्वाचन नहीं करवाया जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, पंचायत सदस्य। यहाँ निर्वाचन आयोग का अर्थ है, विकल्पों से भी आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 के तहत बनाया गया है, उनको कार्य दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का मतलब विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। इतने लोगों का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर रखी गई है। पंचायतों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। उसके लिए अनुच्छेद 243 में, जहां पंचायती राज अधिनियम के विषय में निर्देश दिया गया है, जो संविधान में बनाया गया, उसी पंचायती राज के तहत राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है और वो पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाता है। तो आपका उत्तर होगा डी, क्योंकि इन तीन का भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। बारहवें प्रश्न पर आते हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा?
संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। निर्वाचन आयुक्तों की बात हो रही है, इनको कैसे हटाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, कैसे हटाया जाएगा भाई? देखिए, यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको हटाने का जो तरीका है वो है संसद के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यहाँ मुख्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अन्य निर्वाचन आयुक्तों की। इनको जो पद से हटाना है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएगा। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे भी तो, राष्ट्रपति चाहे भी तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटा सकती जब तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति प्राप्त ना हो जाए। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तथ्य होता है और इसलिए आप इसको याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? इसको तो अभी हमने आपको पढ़ा दिया है, उम्मीद है कि आपको याद होगा। मैंने कहा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को रोका गया और इसके लिए समाप्त किया गया अनुच्छेद 331, और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को रोका गया और इसके लिए समाप्त किया गया 333। अब 331 और 333 जहाँ भी आपको मिल जाए वही आपका उत्तर बन जाता है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये भी हाल ही में दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग जो होता है वो 338 में, और फिर उसको 338 में क जोड़ करके एसटी आयोग बनाया गया और 338 में ख जोड़ करके 2018 में इसको बना दिया गया था ओबीसी आयोग का गठन, यानी संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया 338 ख के अंतर्गत। 15वें अंतिम सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है? तो मैं आपको बताता हूं, देखिए 330 इसी से मिलता है एससी एसटी को। लोकसभा में 331 खत्म हो गया, एससी एसटी को लोकसभा में आंग्ल भारतीय का मनोनयन था। 332 में एससी और एसटी को विधानसभा में आरक्षण मिलता है, इनके लिए सीटें रखी जाती हैं। 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए था जिसको खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। इसका मतलब है कि लोकसभा पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर ए सही होगा। 15 सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं लेकिन ये आपके मूल्यांकन के लिए है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक ठीक ठाक तैयार है और आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।